तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, होमगार्ड और एसआई तीनों के लिए मैं आपको जीएस करा रहा हूं। आज का टॉपिक जो होने वाला है मानव अधिकार आयोग से होने वाला है। और ये मेरी क्लास 4 है मेरे चैनल पर, जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीएस पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ 100 दिन जुड़ा रहूंगा। आज डे 5 है जब मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और ये फेज 1 है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। क्लास किस पर बेस्ड रहेगी, ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों। क्या तो पूछा गया है, पिछले एग्जामों में कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से, मानव अधिकार आयोग से, वो और क्या पूछा जाएगा, ये सारी संभावनाएं जहां तक आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ये ई बुक है। इस ई बुक को मैं आपको देखिए 39 रुपए में दे रहा हूं, और आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक जो इसके अंदर दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। यदि आपने इसे फ्री लेनी है, फ्री का सोल्यूशन मैंने आपके लिए निकाला है। बस आपने काम करना है, नीचे अपना नंबर लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको मैन्युअली सेंड कर दूंगा। मेरे लिए दो काम करने हैं आपने, एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा उस बच्चे तक भेजनी है जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, यानी कि इसको शेयर करना है। बस मेरे दो काम, फिर आपको फ्री में मिल जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना बस। तो ये क्लास जो होने वाली है ह्यूमन राइट कमीशन से होने वाली है, और यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करते हैं। देखिए, मानव अधिकार आयोग की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि मानव अधिकार होते क्या है। किसी एग्जाम में ज्यादातर ऐसी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसे अधिकार जो हर व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन बना है, मानव अधिकार जो है वो सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि मानव अधिकार जो है वो किन्हें प्राप्त होते हैं। तो एक ऑप्शन में था सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्लास क्या तो पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हो यूपी पुलिस। आगे भी नीचे तक जितना कंटेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो सभी संभावनाएं जो आपकी बनी है और बनने के चांसेस हैं इसी कंटेंट में मिल जाएगी। ये आपको मेरी बुक में भी मिलेगा, तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। संविधान और मानव अधिकार। देखिए, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वही मानव अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, इसको अभी हम समझेंगे। मौलिक अधिकार जो हैं इनको उच्चतम न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और कौन सा आर्टिकल है ये आपसे पूछा जाता है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं। जो मौलिक अधिकार है संविधान के अंदर, देखिए मौलिक अधिकारों से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन बनेगा, 101% क्वेश्चन बनेगा। जिस बच्चे ने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो संरक्षण देता है अनुच्छेद 32 के तहत देता है। उच्च न्यायालय जो संरक्षण देता है ये अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रोवाइड है। अब यहां पर आपने पॉइंट ये याद रखना है कि जो मानव अधिकार है ये तो पूरी मानव जाति के लिए है। मैंने अभी आपको बताया कि मानव अधिकार किसके लिए है, पूरी जाति के लिए है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये जिस देश ने इसको लागू किया है बस उसके नागरिकों को ही मिलते हैं, इन देश के नागरिकों को। इतना अंतर आपने समझना है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए तो इस तरह से ही मार्क करना है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखोगे। संविधान में पृष्ठभूमि की बात की जाए तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को रिलेट करता है। टोटल संविधान में भाग कितने हैं? 22 हैं। बहुत बच्चे कहेंगे कि 25 है। भैया ये इसको उपखंड है, पर्टिकुलर भाग इसके 22 ही हैं। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से दिए गए हैं? तो 12 से लेकर 35 तक। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो 448 हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो ये उसके उपखंड है, उसको पर्टिकुलर हम एक भाग वो नहीं कह सकते कि अनुच्छेद है। तो 395 में से 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं ये वर्णित करते हैं मौलिक अधिकारों को। जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। और अभी कितनी है वर्तमान में? यहां वर्तमान में 6 है। संविधान कब बना था? तो ये देखिए, बने वाली डेट नहीं बता रहा मैं आपको, लागू वाली डेट बता रहा हूं कि कब लागू हुआ था। तो ये था
26 जैन 1950। अब बना कब था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। मौलिक अधिकारों के जो स्रोत है, भारतीय संविधान जो है विभिन्न देशों के संविधान का एनालाइज करके बनाया गया है। तो हमने जो मौलिक अधिकार रखे हैं भारतीय संविधान के अंदर, वे हैं अमेरिका के संविधान से, जो वहां पर बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये मानव अधिकार ही कराना हूं, मानव अधिकार से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये क्लास 360 डिग्री है, तो जहां जहां से जो जो संभावनाएं यहां बन सकती हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। वेदों की बात की जाए तो वेदों में जो मानव अधिकार हैं उनको समानता की अवधारणा से कंसीडर किया जाता है, और यहां पर वेदों में मूल सिद्धांत जो है समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा है। आप याद रखोगे, यूपी पुलिस 2024 में यहां से क्वेश्चन बना है, तो आपने इस क्वेश्चन को तो याद रखना ही है। मैं फिर बता देता हूं, यूपी पुलिस के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन बने हैं वे तो आपके बिल्कुल रट्टा लगे हुए होने चाहिए। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार। देखिए, ये जो क्लास बेस्ड होगी ये 4 पॉइंटों पर बेस्ड होगी। बेसिक पॉइंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक पॉइंट है इसके। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए मसौदा कब तैयार हुआ है। तीसरा हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन उसके सदस्य से रिलेट करेगा। और चौथा हो जाएगा कि राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर जो मानव अधिकार आयोग है वहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आप बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिए, हर एक डाउट यहीं पर क्लियर होगा आपका। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के अंदर जो है हम बात करें यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी। घोषणा पूछे कि कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। इसकी थीम भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी थीम इस बार की क्या रही है। इसका नाम बदला गया, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया मानव अधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसको ऐसे बोलेंगे UNHRC, ये इसका नाम अब कर दिया गया। और ये कब किया गया, तो 2006 में किया गया। ये बात आपने याद रखनी है। यूपी पुलिस 2024 में और जेल वार्डन 2020 में क्वेश्चन बने हैं। मैं कह रहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जेल वार्डन में पूछा है, फिर यूपी कांस्टेबल में पूछ लिया। अब बच्चों के लिए संधि की बात की जाए तो बच्चों के लिए संधि है CRC। CRC क्या है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑन चाइल्ड, तो बच्चों के लिए कन्वेंशन होती है, और बच्चों के जो अधिकार होते हैं वो बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके जितने भी अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाल अधिकार होते हैं। ये एक मौलिक अधिकार नहीं होते, ना ये जो अभी हम ह्यूमन राइट अधिकार पढ़ रहे हैं ये भी नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, बाल अधिकार होते हैं, इनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। CRC का कब अपनाया गया था, इसको 20 नवंबर 1989 ईस्वी को इसको अपनाया गया था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1990 को। इंपोर्टेंट रहेगा, जो भी संभावनाएं आपके एग्जाम में बनेगी वो और जो बन चुकी हैं वो सब कवर हो रहा है आपका। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ICERD, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नस्लीय भेदभाव के सभी प्रारूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक बार ध्यान से देख लेना, जब ऑप्शन आएगा उसमें आराम से आप क्वेश्चन को बना लोगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ रेसिकल डिस्क्राइमिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो, आपके याद ना हो, लेकिन जब 2 से 3 बार इन चीजों को देखोगे तो बहुत अच्छे से आपके जितना भी इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है आराम से याद हो जाएगा। यहां से देखिए हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना है कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 में, यही समानता के लिए पूछा गया है। इस संस्था के बारे में, नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, जातियों के बीच आपसी समझ को बढ़ाना, समानता और सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन काम करती है, तो ICERD काम करती है।
एक होती है इसमें महिलाओं के लिए, बस इसके आगे क्या जुड़ेगा, अगेंस्ट महिला, जो वुमेन्स है उनके लिए होती है। और CEDAW ये क्या है, इसको 1980 में हस्ताक्षर किया गया था, एक संधि है, यूपीएसआई में पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 1979 में अपनाया था, तो दोनों पॉइंट बने हैं, ध्यान कर लेना। किसके लिए, महिलाओं के लिए, तो विरुद्ध जो भेदभाव होते हैं उनके उन्मूलन के लिए जो संधि है उससे क्वेश्चन बना है। और देखिए इस पर हस्ताक्षर और इसको अपनाया, दोनों तरह से क्वेश्चन बन चुका है। आगे आ जाएगा UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका गठन कब किया गया, तो 2006 में किया गया। किसने किया, तो जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, यूएनओ के जो 6 बॉडी हैं उसमें से एक बॉडी आ जाएगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो इस तरह की 6 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, 6 बॉडी होती है, उसी में से किसने इसका गठन किया, इंपोर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां है, यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर तो आपसे पूछे ही जाएंगे, वो तो मेंशन किया ही है एग्जामिनर ने कि भैया हम तुमसे जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। कितने देश हैं, देशों से भी क्वेश्चन बनते हैं, 47 देश हैं इसके अंदर। सीटों का वितरण कैसे होता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन सिंपल याद रखना है, यदि यूएनएचआरसी से ये पूछ ले कि कितनी सीटें एशिया प्रांत से आती हैं, 13, बाकी आपने कुछ भी याद नहीं रखना। यूपी जो कांस्टेबल और होमगार्ड वाले बच्चे हैं, एसआई वाले एक बार कैजुअल इसको जरूर देख लेंगे, वैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। यहाँ से कार्यकाल की बात की जाए, जो यूएनएचआरसी की बात हो रही है यहाँ पर, यूएनएचआरसी, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है, लगातार 2, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, इनकी, ये जो है 13 मेंबर, और जी यहां पर ही आ जाएंगे देश इसके अंदर होता है, तो 47 देश हैं। इनका जो कार्यकाल होता है कितने दिन के लिए होता है, लगातार 2 वर्षों के बाद पुनः चुने जाने के लिए पात्र नहीं होते। पॉइंट ऐसे भी जो एग्जाम के अंदर थ्योरी बेस्ड पॉइंट बनते हैं, वो लैंग्वेज बेस्ड पॉइंट जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि जब स्टेटमेंट पूछेगा, ये तो एसआई वालों से पूछेगा ज्यादातर कि यूएनएचआरसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, तब ऐसे ऐसे पॉइंट बनते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल, यहां पर दोनों चीज अच्छे से रट लेना। देखिए यहां पर मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 4 साल का होता है। वहीं इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। तो दोनों पॉइंट में कुछ ना कुछ अंतर है, तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पालना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। मानव अधिकारों के इतिहास की बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो इसके अंदर जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, ये कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को तीसरी आम सभा, याद रखना कौन सी सभा में की गई थी, तीसरी जो आम सभा हुई थी, और ये कहां हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। और यहां पर क्वेश्चन भी बन चुका है इससे। 10 दिसंबर को हर वर्ष क्या है, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 2 बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। 10 दिसंबर, यहां पर छोटा सा पॉइंट आपने समझना है। देखिए यहां पर 10 दिसंबर 2023 यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था वो 2024 को हुआ था, तो उस समय जो पिछले वर्ष का डाटा था उससे क्वेश्चन बनाया था करंट के से कि कौन सी भी वर्षगांठ बनाई। अभी आपका पेपर 2026 में होगा, तो आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 25 में कौन सी वर्षगांठ बनाई, तो यहाँ 77 भी 2 साल आप इसमें प्लस कर दोगे, बस और कुछ नहीं पूछेगा। तो इसको ध्यान से कर लेना, ये पूछा है तो हो सकता है 2025 का भी पूछ ले कि 2025 में कौन सी भी वर्षगांठ बनाई। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो उपनामों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तब आपने आंसर करना है मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा। चलिए इसको छोड़ सकते हो आप। जब ये सार्वभौमिक घोषणा हुई तो 58 देशों ने इसमें भाग लिया था, ये है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किसका? 2025 का। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। इसके लिए जो थीम आई है, थीम एग्जामों में पूछी जाती है दिवस और थीम का, तो आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक भी दिया गया कि आपके दिवस और थीम से क्वेश्चन बनेंगे। हमारी दैनिक आवश्यकताएं, ये इस बार की थीम है। अच्छे से रट्टा मार लेना, याद रखना कि आपसे यदि पूछी जाती है तो बताओगे हमारी दैनिक आवश्यकताएं। मसौदा समिति, देखिए ये जो UNHRC है, इसके लिए बनाने के लिए एक मसौदा समिति का ड्राफ्टिंग जो कमेटी है इसका गठन किया गया था। इसके चेयरपर्सन इंपोर्टेंट रहेंगे, चेयरपर्सन ये है एलेनोर रूजवेल्ट। इंपोर्टेंट मार्क करना इसको, रूजवेल्ट का नाम काफी बार एग्जामों में आ चुका है। और ड्राफ्टिंग तैयार किसने किया था? जो ड्राफ्ट है इसको तैयार किसने किया था? तो जॉन पीटर्स हम्फ्रे, जॉन पीटर हम्फ्रे के द्वारा इसको जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था। भारत की ओर से कंट्रीब्यूशन किसने दिया था? तो ये हंसा मेहता जी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कहता हूं कि हंसा मेहता से 2026 में जो ये 3 एग्जाम होने हैं, इसमें से किसी ना किसी में कुछ ना कुछ पॉइंट बनेगा, चाहे वो इतिहास के पर्पज से बने, चाहे यहां बने, चाहे संविधान के पर्पज से बने। दिव्यांग अधिकारों पर संधि। अब दिव्यांग कौन होते हैं? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि से रिलेट है। तो ये किसको कहेंगे आप? CRPD। CRPD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनको प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। यहां से आपने इतना पॉइंट याद रखना है। UDHR के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? यह दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्राफ्ट है। देखिए UNO के द्वारा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में जो है एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, UDHR। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट कितनी भाषाओं में है ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो 577 से ज्यादा इसके अंदर भाषाओं में इसको अनुमोदित किया गया है या दस्तावेज को पब्लिश किया गया है, ऐसा आप कह सकते हो। वैश्विक स्तर पर UDHR एक वैधानिक रूप है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सामान्य प्रस्ताव क्या है? UDHR। तो ये यूपी पुलिस 2014 में भी क्वेश्चन बना है। इसी तरह से लैंग्वेज बेस्ड बनेंगे, आपने ध्यान से इन पॉइंटों को भी देखना है। मानव अधिकारों के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन, इसमें आपने याद रखना है प्रथम, और तो प्रथम तो अंतरराष्ट्रीय आप याद ही रखोगे। मानव अधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तेहरान में हुआ है। कब हुआ है? 1968 में। ये डेट जो है आप कैजुअली याद रखेंगे, 22 अप्रैल से लेकर मई तक। लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है कि किस सन में हुआ। वियना घोषणा कब की गई? ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि वियना घोषणा कब की गई? 1993 में की गई। कहां पर की गई? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, वहां पर की गई है। इसमें मानव अधिकारों की वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाए गए थे। ये दोनों की दोनों जो वैश्विक सम्मेलन है ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यहां से क्या क्या पॉइंट बनेंगे? जैसे यहां पर पूछा जाएगा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब यहां पर 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। देखिए ये है आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और एक है अधिनियम। तो दोनों चीजों में अंतर है। अधिनियम, ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये तो आयोग को कहेंगे हम, ह्यूमन राइट कमीशन। और एक हो जाएगा मानव अधिकार अधिनियम। तो दोनों में अंतर है, इनके लागू होने की तिथि और इसके अधिनियमित करने की तिथियों में अंतर है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। NHRC यह एक वैधानिक निकाय, आपसे पूछा जाएगा ये आयोग जो है कैसा है। ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान में इसका कहीं पर जिक्र नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है गैर संवैधानिक। तो जिन आयोगों का संविधान के अंदर डिफाइन किए गए हैं किसी न किसी आर्टिकल में, किसी न किसी जो भाग में, तो वो तो हो जाएंगे संवैधानिक निकाय, और जो कहीं पर डिफाइन नहीं किए जाते संविधान में वो गैर संवैधानिक होते हैं, उनको कहते हैं वैधानिक निकाय। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, मुख्यालय पूछा भी गया है। NHRC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को महासचिव कहा जाता है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। NHRC की जो सिफारिशें होती हैं ये सलाहकारी होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है,
ऐसे नहीं कि ये जितनी भी सिफारिश करेगी वो सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी, नहीं। तो ज्यादातर चीजों की ये सिफारिश करती है कि ह्यूमन राइट के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी अधिनियम की, अधिनियम की। अब यहां पर अधिनियम आया है, ये आ जाएंगे आपका, इसको मानव अधिकार अधिनियम, यहां पर मैं लिख देता हूं, मानव अधिकार अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम यानी कि एक्ट, एक्ट ये आयोग पढ़ रहे हैं और ये पढ़ेंगे अब हम अधिनियम के बारे में। अधिनियम को पारित कब किया गया, यानी कि राष्ट्रपति जी की जो मंजूरी मिलती है ये 8 जनवरी 1993 में मिलती है। लागू कब होता है? तो 28 सितंबर 1993 में। इंपोर्टेंट मार्क करना इसको। कुल इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? जिस तरह से हमारा एक संविधान है उसके अंदर हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं, इसी तरह से हर एक अधिनियमों के अंदर धाराएं और अध्याय होते हैं। 8 अध्याय हैं और 43 इसके अंदर धाराएं हैं। वही बात की जाए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। देखिए ये कब लागू होता है? अधिनियम के बाद क्या बनेगा? आयोग बनेगा। तो आयोग कब बनता है? 12 अक्टूबर 1993 में। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका भी दिल्ली के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। एनएचआरसी का उद्देश्य क्या है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करना। और यही मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार मैंने अभी बताया था आपको। कौन करता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। चेयरपर्सन, प्रथम जो थे, प्रथम तो आपने जो जो आपके सिलेबस में आयोग दिए गए हैं उनके याद रखने ही रखने हैं। यहां पर जो मानवाधिकार है, माने मानवाधिकार आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। यूपीएसआई में क्वेश्चन बना था। और वर्तमान में कौन है? श्री न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। पद ग्रहण इन्होंने कब किया है? तो 4 सितंबर 2025 को किया है। तो अभी तक एक पॉइंट और याद रखना है कि इसकी कोई भी महिला जो है अध्यक्ष नहीं बनी, यानी किसी महिला को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। महत्वपूर्ण निर्णय की बात की जाए तो डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें निर्देश किए गए थे कि जो मानव अधिकार हैं, ये जो थाने होते हैं उनके अंदर भी इन्हें जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड हो। और आप देखते हो, आप जिस दिन कांस्टेबल बन जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कितने मानव अधिकार जो हैं आप वहां प्रोटेक्ट करोगे, कितना हनन करोगे, तो आपको ये सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिनियम के अंदर जो है संशोधन कब हुआ है? 2019 वाला लेटेस्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजों को बदला गया है। जैसे की जाए कि बिल पेश कब किया गया? तो ये बिल 2019 में पेश किया गया था। किसने किया था? अमित शाह जी ने। यह बिल जो है मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अंदर संशोधन करता है। जो अधिनियम 1993 में बनकर आया था 2019 में, उसने इस अधिनियम के अंदर परिवर्तन किए और ये परिवर्तन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा यूएनएचआरसी की योग्यता में क्या संशोधन किया गया है? तो यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हों, इतना पॉइंट याद रखना है, रहे हों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। अब इस पॉइंट को ऐसे समझना, पहले क्या था कि पहले जो थे मुख्य न्यायाधीश को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन अब जो है वर्तमान के अंदर 33+1 जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है 33+1। एक तो मुख्य है, मुख्य, और जो 33 हैं वो अन्य है। पहले केवल मुख्य को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें जो 33 हैं इसमें से किसी को भी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है और मुख्य को भी बनाया जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि उनका रिटायरमेंट हो चुका हो, वे सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर्ड हो चुके हो। बस ये चीज आपने याद रखनी है। वर्तमान को नहीं बनाया जाएगा, इतना पॉइंट याद रखेंगे। अध्यक्ष के कार्यकाल में भी संशोधन किया गया है। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता था, अभी जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इसे आप ऐसे समझोगे कि एक व्यक्ति 68 वर्ष का जो है एनएचआरसी का अध्यक्ष बन गया, तो वो अब कितने दिन काम करेगा? 70 वर्ष की आयु तक करेगा, यानी कि 2 वर्ष ही काम करेगा। लेकिन यदि कोई
50 वर्ष का बन जाता है तो उसके पास देखिए काफी 20 वर्ष पड़े हैं रिटायरमेंट के, तो यहाँ कार्यकाल केवल 3 वर्ष का ही है। योग्यता की बात की जाए तो यूएनएचआरसी जो केवल वही बन सकता है अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्याय, अभी मैंने बताया कि कंडीशन यही है कि वो वर्तमान में ना हो और सेवानिवृत्त हो, 33+1 में से कोई भी हो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। कंडीशन ये है कि वो सेवानिवृत्त हो, यानी कि रिटायरमेंट उसका हो चुका हो। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी है, देखिए इसके अंदर जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो आयोग है, आयोग ध्यान कर लेना, इस आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और ये हम कर रहे हैं राष्ट्रीय की बात। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, मतलब राज्य वाले की बात करें, तो राज्य वाले में नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये राज्य स्तर पर है, राज्य के लिए, तो राज्य के लिए नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इतनी बात याद रखना। यदि आपने एक बार अच्छे से जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको अच्छे से पढ़ लिया तो फिर राज्य वाला भी सेम ऐसा ही है, बस प्रधानमंत्री की जगह आपने जो है मुख्यमंत्री करना है, उसी तरह संसद की जगह विधानसभा करना है, बस यही राष्ट्रपति की जगह, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल करना है। लेकिन ध्यान कर लेना, राज्य के जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटा कौन सकता है? केवल राष्ट्रपति। तो ये फैक्ट है, अच्छे से जब आएगा अभी आपको पढ़ाऊंगा। किसके सुझाव पर करता है? तो इसके लिए 6 सदस्य समिति बनाई जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर ही ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस समिति के अंदर 6 कौन कौन सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। पूछे कि जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सदस्य होता है। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो इसका सदस्य होता है। लोकसभा के में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 6 सदस्य इसके अंदर होते हैं, यानी कि 1+5 का इसके अंदर शेड्यूल है। बस राज्य में आपने कन्वर्ट करना है, प्रधानमंत्री की जगह आपने मुख्यमंत्री करना है, लोकसभा की जगह आपने विधानसभा करना है और राज्यसभा की जगह विधान परिषद। जिन राज्यों में है, 6 राज्यों के अंदर है तो केवल 6 राज्यों में इस तरह ही, बाकी वहां पर इस तरह का शेड्यूल नहीं होगा। बाकी राज्यसभा और लोकसभा वहां पर भी विधानसभा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, केंद्रीय मंत्री की जगह यहाँ पर राज्य मंत्री करोगे। बस आप इतना ध्यान कर लेना है, बस यहीं से आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। कार्यकाल मैंने भी बताया 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है और पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। एक बार यदि कोई सदस्य बन जाता है तो उसको दोबारा से भी सदस्य बनाया जा सकता है। हटाने का प्रोसेस क्या है? तो हटाने का प्रोसेस ये है भाई बच्चों कि इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के आधार पर दुराचार या असमर्थ है उसके आधार पर हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन? हम एनएचआरसी की बात कर रहे हैं। एनएचआरसी इसका जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर है। अब आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्य और शक्ति। ये आपने रट्टा नहीं मारनी, एक बार मुझसे कैजुअली समझ लीजिए क्या शक्तियां हैं, बस एग्जाम में बनेगी तो ऐसे ही आप बता दोगे। सिविल न्यायालय जैसी इसकी शक्तियां होती हैं। मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करता है। जेलों का निरीक्षण करने का भी इसको अधिकार है। सरकार को सिफारिश करता है। जब ऊपर कंटेंट आया था, जब मैंने बता दिया था कि ये सिफारिश करने का काम करता है केवल। जन जागरूकता, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट बनेंगे, जैसे यहाँ पर एक ये इंपोर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान से याद रखना आपने। सिफारिश वाला इंपोर्टेंट बनेगा और उसके बाद यहाँ आ जाएगा सिविल न्यायालय के जैसी इसकी शक्तियां होती हैं, ये इंपोर्टेंट रहेगा। आगे बात करें, जो एनजीओ होती हैं उनको प्रोत्साहन करता है, अंतरराष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करता है, ये इंपोर्टेंट। मुआवजे की सिफारिश इसको नहीं आपने करना इतना। और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। और संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है, ये इसके कार्य हैं। और वहीं राज्य की बात आ जाएगी तो राज्य वाला किसको देगा? तो ये राज्यपाल को देगा। और वहां पर किस में देगा? तो विधानसभा है तो विधानसभा में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है किसी राज्य में तो वहां पर दोनों जगह दी जाएगी।
अब राज्य मानव अधिकार आयोग बहुत अच्छे से आसानी से समझ जाओगे, आसान रहेगा क्योंकि आपने नेशनल वाला समझ लिया। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अध्यक्ष कौन है इसके, तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। इसका गठन इंपॉर्टेंट रहेगा, 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया था। हटाने का प्रोसेस क्या है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति जी, और नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, तो राज्यपाल। और एक पॉइंट और याद रखना, यहां अपना यदि किसी ने त्याग पत्र देना है तो वो किसे दिया जाएगा, राज्यपाल को दिया जाएगा राज्य स्तर पर। ऐसा SHRC की बात की जाए तो SHRC अभी कितने राज्यों में है, 26 राज्यों के अंदर इसका गठन हो चुका है। इस आयोग को अधिसूचित किया जा चुका है। अभी कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में इसका गठन नहीं हुआ है, केवल कितनों में हुआ है, 26 राज्यों के अंदर। जांच का अधिकार क्या है, जो राज्य वाला है, हम राज्य की बात पढ़ रहे हैं यानी कि SHRC को पढ़ रहे हैं, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की ही जांच कर सकता है। और वही बात की जाए जो आपका नेशनल वाला है, वो किसी की भी विषय की जांच कर सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा में क्या करती है, पब्लिश करती है। इसके बाद आ जाता है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इससे रिलेट करके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये घोषणा कब की गई। तो ये घोषणा की गई 10 दिसंबर, मैंने बार बार बताया है, डेट तो आपका रट्टा लग गया होगा, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर 30 अनुच्छेद हैं, और 30 में से कम 25 ऐसे अनुच्छेद हैं जो इंपोर्टेंट हैं, और आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, 30 प्लस नंबर लेके आने हैं। यूपीएसआई में पूछा भी है कुल कितने अनुच्छेद हैं, 30। यहां पर अनुच्छेद 1 इंपोर्टेंट रहेगा स्वतंत्रता और समानता के लिए, इसको इंपोर्टेंट मार्क करोगे। अनुच्छेद 2 जो 2 है वो भेदभाव के लिए है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। ये भी इंपोर्टेंट रहेगा अनुच्छेद 3 गुलामी के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ जाएगा। 5वां यातना से स्वतंत्रता, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। विधि के समक्ष, ये भी इंपोर्टेंट है। और कानून के, आप कहोगे सर ये तो सारे इंपोर्टेंट हैं, याद कैसे करेंगे, करने पड़ेंगे, यदि नंबर अधिक लेकर आने हैं तो करने पड़ेंगे। एक बार कैजुअली मुझसे समझ लीजिए, और उसके बाद आप जब इसका रिवीजन करोगे 2-3 बार तो अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद मनमानी जो गिरफ्तारी होती है उसके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका अपराध के विरुद्ध निर्दोष के लिए, हाँ ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। निजता का अधिकार इंपोर्टेंट है। आवाजाही और शरण का अधिकार, ये इंपोर्टेंट है। आवाजाही की स्वतंत्रता, कहीं पर भी जा सकते हैं किसी देश में, ये मानव अधिकार है। नागरिकता, ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। परिवार संपत्ति का अधिकार, ये भी इंपोर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस बार पूछा जाना चाहिए, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं सामाजिक मतदान का अधिकार, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। उच्च जीवन स्तर, विश्राम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये इंपोर्टेंट रहेगा। और समाज के प्रति कर्तव्य, अधिकारों के विनाश की मनमानी, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हैं जो हमने इस क्लास के अंदर पढ़े। मानव अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहेगा कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने बताया था फ्री पीडीएफ आपको चाहिए उस ई बुक का, तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। 6ठा दिन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।